Hello students, welcome to 5 चीमा क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद सिटी मॉडल कॉलेज। आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। तो जो चैप्टर है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें हम उस तरह के मोशन को कंसिडर करेंगे जो किसी एक स्ट्रेट लाइन में होता है। वन डायमेंशन, यहाँ पर जो वर्ड है वन डायमेंशन, वन का मतलब आप जानते ही हैं, डायमेंशन को आप समझ सकते हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। जैसे हमने अपने चारों तरफ की डायरेक्शंस को 3 डायरेक्शंस में कंसीडर कर रखा हुआ है, एक्स, वाई और जेड। अब आप यदि किसी अपने कमरे के या रूम के कॉर्नर को देखेंगे तो आप इस तरह से वहां पाएंगे कि कमरे का कॉर्नर जो है आपका वो इस तरह से आपको हमेशा 3 डायरेक्शन में शो होता हुआ दिखाई देगा। एक इस तरफ की ओर वॉल होगी, एक इस तरफ की ओर वॉल होगी और ये आपको रूफ की तरफ जाती हुई लाइन दिखाई देगी। कभी भी किसी कॉर्नर को देखेंगे तो आप किसी भी रूम के कॉर्नर को आप देखेंगे तो इस तरीके से पाएंगे, एक वॉल इस तरफ, एक वॉल इस तरफ और ये वॉल को मिलाने वाली लाइन ऊपर की ओर। तो यानी यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो 3 तरह से हैं, एक इस तरफ, एक इधर और एक इधर। इसमें से किसी एक को हम एक्स डायरेक्शन कह देंगे, एक को हम वाई डायरेक्शन कह देंगे और एक को हम जेड डायरेक्शन कह देंगे। तो इस तरह से हमने अपने सराउंडिंग्स को 3 डायरेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो ये डायरेक्शंस हैं, इन्हीं को डायमेंशंस भी कहते हैं। यदि हम ऐसे चल रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, जैसे कोई मूवमेंट इस प्रकार से है कि केवल एक्स लेंथ कवर हो रही है, तो वो वन डायमेंशन मोशन होगा। इस तरह हम चल रहे हैं, केवल जेड लेंथ कवर हो रही है, तो वो भी वन डायमेंशन होगा। हम वाई की तरफ चल रहे हैं और केवल वाई की तरफ चल रहे हैं, तो भी वो आपका वन डायमेंशन होगा। लेकिन जैसे हम इस तरह से चलते हैं, सपोज ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, अब यदि इस तरह से आप ट्रेवल करते हैं तो आपने क्या किया है, आप इस पॉइंट पर थे, आप वर्टिकल ऊपर भी गए हैं और हॉरिजॉन्टल आप एक्स डायरेक्शन में भी आए हैं। तो ये जो मोशन हो गया, इसने दोनों डायरेक्शंस को कवर किया है। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, यहां से इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो आप वाई डिस्टेंस पे, यानी वर्टिकल भी ऊपर हैं, वाई डिस्टेंस पे भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी यहां से आप हटके इस पॉइंट के आस सामने आ गए हैं। तो इस तरीके से जो ये मोशन हुआ, ये 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। यानी किसी वॉल पे जब कोई लिजर्ड या कोई छिपकली चलती है तो वो 2 डायमेंशन मोशन करती है। ठीक है, हम लोग जब सरफेस पे चलते हैं तो वो 1 डायमेंशन मोशन करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन किसी फ्लोर के कॉर्नर पे हैं और हम फ्लोर की दोनों डायरेक्शंस को देख रहे हैं और फ्लोर के बीचों बीच ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 डायमेंशन हो गए। तो कई बार ये डायमेंशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने सराउंडिंग को किस तरीके से लिया हुआ है। यदि आप एक बहुत ओपन फील्ड में हैं जहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शंस को आसपास देखना मुश्किल है, तो आप जो भी चलेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही चल रहे हैं और वो आपकी 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगी। लेकिन किसी रूम में यदि आप चल रहे हैं और किसी फ्लोर पे चल रहे हैं, तो फिर वहां पर आपके अगल बगल एक्स और जेड डायरेक्शन आए तो आप वहां पर 2 डायमेंशन हो जाएंगे। जब कोई मक्खी या मच्छर उड़ता है तो वो 3 डायमेंशन उड़ता है, क्योंकि वो एक्स भी चल रहा है। यदि यहाँ मच्छर उड़ रहा है इस तरह से किसी डायरेक्शन में, तो वो जेड डायरेक्शन भी ट्रेवल कर रहा है, एक्स भी ट्रेवल कर रहा है और वाई भी ट्रेवल कर रहा है। इसलिए उसका जो मोशन होगा वो 3 डायमेंशन होगा। तो हम यदि किसी फ्लोर पे या किसी रोड पर स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं तो 1 डायमेंशन हो गया। कोई लिजर्ड या छिपकली आपके वॉल पे चल रही है तो वो आपकी 2 डायमेंशन हो गई। कोई मक्खी मच्छर या एरोप्लेन जो उड़ता है वो आपका 3 डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक है, तो आइए कुछ और चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करने के पहले हम कुछ क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, जिनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? वो सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको सिर्फ वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना वेट ले लें कि हमारा वेट कितना है, तो जो हमारा वेट है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारा मास सपोज 50 kg है, तो 50 kg में कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमारा मास इस तरफ है कि दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है कि ऊपर है कि नीचे है। हमारा मास सिर्फ मास है। ऐसे ही टाइम, कोई टाइम हम बताते हैं तो उसमें भी कोई डायरेक्शन हम नहीं बताते, तो टाइम को भी हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं।
तो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उनको यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये, तो ये जो क्वांटिटीज है आपकी, आपने यहाँ पर देख लिया, ये जो क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, ये सभी वो क्वांटिटीज हैं जिनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं पर भी किसी डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी की डेंसिटी कितनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम में होता है, हम ये नहीं बताते उसकी डेंसिटी राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में डेंसिटी है जो ये बात बताती है कि उस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ऐसे ही किसी का टेम्परेचर बताते हैं कि हमारा टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट है या 32 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, तो वो टेम्परेचर केवल आपकी हॉटनेस की वैल्यू को बता रहा है, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसे आपने कितना काम किया है, कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, कितनी प्रेशर है, ठीक है, ये सब भी आपकी जो भी क्वांटिटीज एग्जाम्पल में यहाँ लिखी हैं ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें किसी में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब किसी स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज करते हैं, मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटीज हमको दी हुई हैं और वो स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह की क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, और ऐसी क्वांटिटीज किसी फॉर्मूले में है और उनका मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इनको हम नॉर्मल जो हमारा मेथड होता है हम उसी तरीके से करते हैं, जो आपका एल्जेब्रिक मेथड है, सिंपल। कैसा? Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by the simple arithmetic method। जैसे सिंपली आप नंबर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से स्केलर क्वांटिटीज को भी हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्पीड निकालते हैं, जैसे स्पीड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्पीड, ठीक, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे देखिए आप, डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, और डिस्टेंस और टाइम से मिलके क्या बन रहा है, स्पीड बन रहा है। तो यहां पर इनको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि नॉर्मल किसी नंबर्स को हम जब डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे वेलोसिटी, जैसे स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है स्केलर क्वांटिटी है, मास है स्केलर क्वांटिटी। कहीं पर यदि हमको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो सिंपल एक ही तरीका है कि जो भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है नॉर्मली, उसी को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एज ए सिंबल, और उसी से हम जान जाते हैं कि हमने यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी यूज की है। जैसे मास है तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से, स्पीड को v से, v फॉर वेलोसिटी भी होता है, v फॉर स्पीड भी होता है, लेकिन जब हम वेलोसिटी कहेंगे तो थोड़ा यहाँ पर और चेंज करेंगे, वो अभी हम आगे बताएंगे। तो किसी भी क्वांटिटी को जो स्केलर है यदि इसको रिप्रेजेंट करना होता है, कहीं पर लिखना होता है, तो हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में इस तरह से यूज कर लेते हैं। मास को m, टाइम को t, स्पीड को v, ऐसे ही डिस्टेंस को भी आप वही d लिख सकते हैं, लेंथ को l लिख सकते हैं, वॉल्यूम को v लिख सकते हैं कैपिटल V, स्पीड को s, टेम्परेचर को कैपिटल T। इस तरह से कोई भी आप सिंबल यूज करते हैं जो बेसिकली उनके नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करना हो, जिनको बताना हो, तो हमको डायरेक्शन को बताना ही पड़ता है। जैसे हम ये कहें किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, कोई बॉडी है, सपोज कोई एक बुक है आपकी और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं, हम इस तरफ लगा रहे हैं कि हम इस तरफ लगा रहे हैं कि हम नीचे से लगा रहे हैं कि ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। यानी फोर्स के लिए ये कंपलसरी है हमको ये बताना
कि हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यानी डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और जैसे पीछे स्केलर क्वांटिटीज को जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मली जैसे जनरल नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड, वैसे ही हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को भी करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ एक समस्या कह दें या एक एट्रीब्यूट इसका और है कि इसको जनरली हम उसी तरीके से ऐड नहीं कर पाते जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज या सिंपल नंबर्स को करते हैं। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज करते हैं, उनको वेक्टर मेथड्स करते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है हाउ टू एक्सप्रेस ए वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली। किसी वेक्टर को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। अभी पीछे हमने देखा कि जो स्केलर क्वांटिटीज थी उनको तो सिंपली हमने उनके नाम के स्मॉल लेटर से या उनके फर्स्ट लेटर से एक्सप्रेस कर दिया। डिस्टेंस को d कह दिया, लेंथ को l कह दिया, स्पीड को s कह दिया, टाइम को t कह दिया। इस तरह से हमने उनको एक्सप्रेस कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया। अब यदि वेक्टर क्वांटिटी कोई है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज में 3 चीज़ें होती हैं। स्केलर में केवल 2 होती हैं, ठीक है। स्केलर में यूनिट होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे वेट मैंने मास बताया तो 50 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और केजी यूनिट हो गई, 50 केजी। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस में भी। तो स्केलर वैल्यूज के लिए केवल यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जबकि वेक्टर वैल्यू के लिए यूनिट भी चाहिए। जैसे फोर्स, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना फोर्स है, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 50 और 10 न्यूटन यूनिट हो गया। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या एक्टिंग टूवर्ड्स साउथ या एक्टिंग इनवर्ड्स, एक्टिंग आउटवर्ड्स। तो इस तरह से हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वेक्टर्स के। अब एग्जाम्पल्स में आपके डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, इम्पल्स, वेट, टेम्परेचर। देखिए वेट और मास में डिफरेंस है। अभी पीछे भी कई बार हमने वेट वर्ड का यूज किया। वेट का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी, और मास इंटू ग्रेविटी फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट कहते हैं। तो वेट एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी, जबकि जो मास है हमारा वो स्केलर है। जैसे 50 केजी ये मास हो गया, लेकिन 50 न्यूटन ये वेट हो गया, और वेट आपका फोर्स का ही फॉर्म है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और वेट हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। कोई भी कंडीशन होगी, किसी भी बॉडी का वेट होगा वो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ ही लगेगा, टूवर्ड्स द सरफेस या टूवर्ड्स द अर्थ लगेगा, यानी हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकली होगा क्या, वेट। इसलिए वेट की डायरेक्शन स्पेसिफिक है और फिक्स है, और इसीलिए ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भी आप आगे देखेंगे। तो ये सब भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे देखते हैं बेसिक ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि स्केलर जो क्वांटिटीज थी उनके लिए कुछ ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल नंबर्स की तरह या नॉर्मल डिजिट्स की तरह ही उनका बिहेव होता है। उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। सिंपल अर्थमेटिक के जो रूल्स हैं वही फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना नॉर्मल मेथड से थोड़ा अलग होता है। इसीलिए इनकी कुछ बातों को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो वेक्टर्स क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच एज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, कि आप बता सके कि हाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्वांटिटी वर्क कर रही। ठीक, जैसे मैंने फोर्स के लिए बताया। और इसके साथ में क्या है कि वेक्टर्स क्या है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन एंड एडिशन इज कम्यूटेटिव आर नोन एज वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स हैं ये एक स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन मेथड कहते हैं या ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। इस पर आप ज़्यादा अभी दिमाग मत लगाइए, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको
समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वेक्टर्स को ऐड हम सिंपल मेथड यानी 5 + 4 = 9 इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय उनके डायरेक्शन का भी यूज करना होता है, और इसलिए थोड़ा सा मेथड उनका डिफरेंट हो जाता है, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ मेथड या ट्राइंगल मेथड भी कहते हैं। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं आप फिर से हम देख लेते हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे स्केलर्स थे उनको सिंपली हम नंबर्स उनके नाम के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे आपकी स्पीड थी तो एस को कह दिया, लेंथ को एल कह दिया, मास को एम कह दिया। ठीक, सिंपली। वेक्टर्स क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर भी वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा कि यहाँ पर लेटर्स के ऊपर हम एरो बनाते हैं। जैसे ए बनाया, अब ए किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हैं। जैसे हमने कह दिया फोर्स = F, मोमेंटम = P, एरिया = A। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। और एरिया की जो डायरेक्शन होती है किसी भी सरफेस की, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और उसके यदि हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के हमेशा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है। जैसे आप इस बुक को लेते हैं, कॉपी को लेते हैं, तो ये इसका सरफेस हो गया और इस सरफेस का ये एरिया हो गया। इस एरिया को जब आप देखेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा और उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। ठीक है, इसका यूज अभी आपको नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एरिया एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हम स्केलर्स को करते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम अपने जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर एरो साइन बना देते हैं। जैसे ही हम एरो साइन बना देते हैं ये साफ बताने लगता है कि ये जो क्वांटिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन भी है। कई बार बुक्स में या कई जगहों पर जो वेक्टर्स लिखते हैं उनको या तो इस तरीके से लिखते हैं या फिर एक दूसरा तरीका भी यूज करते हैं जिसमें हम इन्हीं लेटर्स को बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोल्ड कह देते हैं। बोल्ड मतलब इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो ऐसा लिख करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ईजी होता है हमारे लिए जब भी हम हाथ से लिखेंगे कि सिंबल लिखेंगे, जो भी होगा, फोर्स है तो F, मोमेंटम है तो P, एरिया है तो A, ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइन एरो बना देंगे तो ये आपका पूरा सिंबल किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कई जगह बुक्स में कैपिटल बोल्ड लेटर से या बोल्ड लेटर से भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली ये ऊपर वाला मेथड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमको किसी वेक्टर को बार बार रिप्रेजेंट करना है। हमने ए लिख दिया, अब इसको यदि वेक्टर बनाना है तो सिंपल इसके ऊपर एरो कर दिया। लेकिन यदि हम नीचे वाला मेथड यूज़ करना चाहें तो हम ए बनाएंगे, फिर इसको हम बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और कई बार सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि हमने ये गलती से इसको ऐसा कर दिया है या जानबूझ के इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। इसलिए हम हमेशा एरो बनाकर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि वेक्टर्स जो हैं अपने साथ डायरेक्शन लेके चलते हैं। कोई भी वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड, उसकी यूनिट और डायरेक्शन उसके साथ में होती है, इसलिए इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम फिगर बना के उसकी डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को स्ट्रेट लाइन के द्वारा और उसमें एरो बना करके जो उसकी डायरेक्शन होगी जिस तरफ, उस तरफ की ओर एरो बना देते हैं, उसी से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारे वेक्टर की क्वांटिटी को डिसाइड करती है। ठीक, तो आइए और देखते हैं, फिर समझ में आता है। जैसे सपोज हमारे जो डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट है। ठीक है, इस तरफ की ओर आपकी ईस्ट हो गई, इधर वेस्ट हो गई, सामने की ओर नॉर्थ हो गई और पीछे की ओर साउथ हो गई। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और सामने हो गया नॉर्थ और पीछे हो गया साउथ। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर एक डायरेक्शन अलग हो गई, ये ऊपर की डायरेक्शन हो गई। ठीक, कई बार जब नॉर्थ कहा जाता है तो लोग ऊपर समझ जाते हैं, तो यहां पर ये ऊपर नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी बताएं तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ये नॉर्थ
ये साउथ और ये आपका, ओ सॉरी, इस तरीके से, और ये आपका ऊपर हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो और ऊपर की ओर आप ये होगा, तो ये डायरेक्शन अलग है। तो एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, तो 3 डायरेक्शंस हो गई। एक डायरेक्शन इसके अलोंग, एक डायरेक्शन इसके अलोंग और एक इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फिलहाल हम लोग केवल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस में तो केवल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होंगे, और जब आसमान में ऊपर की ओर उड़ेंगे तब ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। तो फिलहाल अभी हम लोग केवल नॉर्थ साउथ की बात करते हैं और इसी को लेकर हम सरफेस पर हम किसी वेक्टर की वैल्यूज को देखते हुए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लिया कि सपोज विंड इज फ्लोइंग 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, कि जो विंड की वेलोसिटी है, जो हवा चल रही है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी है किधर की ओर, नॉर्थ की ओर। तो अब ये कंप्लीट जो सेंटेंस हो गया ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड वैल्यू मैग्नीट्यूड और नॉर्थ डायरेक्शन ये आपका हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड, यानी ये दोनों आपको मिलकर क्या बना रही है, वेक्टर। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, 1 2 3, ये 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, वेक्टर। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी वेक्टर वैल्यू को एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो इसकी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी वो यूनिट बताएगी, और उसमें जो एरो बना के डायरेक्शन शो करेंगे वो हमारी क्वांटिटी की डायरेक्शन शो करेगी। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ की ओर है, ऊपर की ओर है, ऐसे सरफेस पे। तो हम ऐसे ही कोई एक लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन लाइन ड्रा करते समय हमको ये देखना है कि हम लाइन कितनी बड़ी ड्रा करेंगे। अब यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या हम 20 मीटर की लाइन ड्रा करेंगे, 20 मीटर की लाइन तो 2 मंजिल के बराबर, 3 मंजिल के बराबर हो जाएगी, बल्कि 4 मंजिल के बराबर हो जाएगी। तो इतनी बड़ी लाइन तो हमारी कॉपी में ड्रा नहीं हो सकती। तो हम एक स्केल डिसाइड करते हैं, जिससे कि हम स्केल बता दें और सामने वाला उस हमारी लाइन की लंबाई को मेजर करके मैग्नीट्यूड को पता कर लें। जैसे वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमने देखा जो हमारी कॉपी है, जो आपकी कॉपी होती है, उसकी जो विड्थ है वो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर की होती है। 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच आपकी कॉपी होती है। तो उसमें हम 10 12 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से स्केल नापते हैं, इस तरह से स्केल चूज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 10 12 15 सेंटीमीटर की लाइन में आ जाए। जैसे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड दिया, तो हमने कहा यदि हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचें, यदि हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचें तो वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। तो 20 मीटर पर सेकेंड के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, 2 सेंटीमीटर खींचनी पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 मीटर पर सेकेंड होगी और 2 सेंटीमीटर की लाइन 20 मीटर पर सेकेंड होगी। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो, कि 1 सेंटीमीटर की लाइन 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन 4 5 20 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये स्केल को चूज करना इंटायरली आपके ऊपर होता है कि आप अपनी ईजीनेस के हिसाब से कि कॉपी में कितना बड़ा आपको फिगर बनाना है, किस तरह का फिगर बनाना है, आप अपना स्केल चूज कर सकते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड चूज किया, तो 1 सेंटीमीटर तो आपकी इस पेन की मोटाई के इक्वल होगा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इतना, और 2 सेंटीमीटर इतना हो गया। यानी इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस स्केल के हिसाब से इतनी बड़ी जो लाइन है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड बताएगी। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी लाइन तो बहुत छोटी हो गई, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर की जगह हम यदि 5 मीटर पर सेकेंड लिखें तो कितने सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा हमको, 5 4 20, तो करीब इतनी बड़ी लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंड टोटल आप पे है कि आप कैसा जो स्केल है वो चूज कर रहे हैं। जैसे सपोज हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड चूज कर लिया। अब डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ, तो डायरेक्शन तो गई आपकी नॉर्थ की तरफ। तो एक लाइन ड्रा करेंगे हम जो नॉर्थ की तरफ होगी और जिसकी जो लंबाई होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर हो गया 10 और 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपकी लाइन ड्रा हुई है इसको नहीं आपको बनाना, ये तो मैंने केवल आपको लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल बना दिया है,
आप सिर्फ क्या लाइन ड्रा करेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बनाएंगे। तो ये जो लाइन ड्रा हुई है और इसमें हमने ऊपर की एरो बना दिया, क्योंकि ये एरो किधर बता रहा है, ये एरो आपका नॉर्थ की तरफ बता रहा है। तो ये आपका जो एरो है, ये एरो अपनी लेंथ से बता रहा है मैग्नीट्यूड, और अपने एरो की डायरेक्शन से बता रहा है आपकी वैल्यू के डायरेक्शन को। तो ये एक तरीका हो गया आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो ये वेक्टर का ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। और इसको यदि हम आप सिंबॉलिकली कहेंगे तो सिंबॉलिकली आप इस तरह से कहेंगे कि वेक्टर v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये तरीका हो गया सिंबॉलिकली। इसी बात को जो आपने लिखा हुआ है, इस बात को सिंबल्स में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस बात को ग्राफिकल मेथड में केवल एक आप लाइन ड्रा कर देंगे और स्केल बता देंगे। लाइन की लेंथ से हम मैग्नीट्यूड समझ जाएंगे और लाइन की डायरेक्शन से हम आपके वैल्यू की डायरेक्शन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका वेक्टर बताने का। अब वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको बताना हो, हम चाह रहे हैं कहीं पर हमें केवल मैग्नीट्यूड का यूज करना है, हमें डायरेक्शन का उस जगह पर यूज नहीं है, तो वेक्टर को हम इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में लिख देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का तरीका हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस वेक्टर की केवल वैल्यू बतानी है तो हम उस वेक्टर को लेते हैं, क्या है वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ विंड, और ऊपर एरो बना है, तो ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसको दो लाइंस के बीच में रख देते हैं, ये दो लाइंस को मॉडुलस कहते हैं या मॉड आप कह सकते हैं। ये मॉड एक तरह से मशीन है जिसके अंदर आप वेक्टर डालोगे तो ये उसकी वैल्यू को निचोड़ के दे देगी। जैसे गन्ने को मशीन में डालते हैं तो गन्ने का रस निकल आता है, तो इसी तरह से ये मॉड जो है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक मशीन है, इसके अंदर जब आप कोई चीज़ रखोगे तो ये उसकी वैल्यू केवल बता देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम इसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में वेक्टर को रख देते हैं तो ये आपको केवल इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमने v के ऊपर एरो नहीं बनाया। जब भी हम किसी वेक्टर के ऊपर एरो नहीं बनाते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड को बताता है, क्योंकि हमने स्केलर क्वांटिटी में क्या देखा कि वहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए केवल सिंबल बना देते हैं। यहाँ पर भी यदि हम केवल सिंबल बना देंगे हमारे वेक्टर क्वांटिटी का, तो वो सिंबल क्या बताएगा, वो सिंबल मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बताएगा। और वो किसके इक्वल होगा, वो मॉड ऑफ वेक्टर के इक्वल होगा। यानी वेक्टर को मॉड मशीन के अंदर रखा तो उसने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी हो गया।